ये है दिल्ली दर्पण। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है? ये एक बाबा क्या एक नॉर्मल आदमी भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो बाबा हैं ये। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। योग गुरु बाबा राम ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालियापन वाली चिकित्सा पद्धति क्या कहा। डॉक्टरों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पूरे देश भर में डॉक्टर्स अपने अपने स्तर पर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है इन डॉक्टरों का, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष अग्रवाल। दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने सर्जन हैं। काफ़ी हॉस्पिटलों में उन्होंने काम किया है। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बाबा रामदेव के इस बयान को? हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद डॉक्टरों का अपमान करना नहीं है, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे सवाल उठाए हैं कि और चुनौती दी है। कई बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है और वो दावा करते हैं कि आयुर्वेद के पास उन सब चीज़ों का इलाज भी है। तो किस तरह से देख रहा है डॉक्टर कम्युनिटी और बाबा रामदेव के बयान को? पहले तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या बाबा रामदेव आयुर्वेद के चिकित्सक हैं? क्या उनके पास कोई उपाधि है? कहीं उन्होंने इस तरह की शिक्षा कहीं से ली है? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं सरकार और दिल्ली हमारे हिंदुस्तान के अगर मैं कानून की बात करूं तो वो क्वैक से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अपना एक धंधा चला रहे हैं। योग उन्होंने शुरू किया। योग हमारे यहाँ अगर हम बात करें आयुर्वेद की और योग की, ये तो हमारे यहाँ सदियों से हैं। अगर एलोपैथी की मैं बात करूं, ये तो प्रणाली अभी कुछ ही 100 साल पुरानी है, जबकि आयुर्वेद तो हज़ारों साल पुराना है। उसमें कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई आज परेशानी नहीं है आयुर्वेद को लेकर। इसको बिना बात बाबा रामदेव, जिनको आजकल लोग बार बार मैं देखता हूँ लाला रामदेव कहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन हो गए हैं, वो बाबा नहीं रहे अब। उन्होंने जिस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अपने जितने भी उनके भक्त हैं, उनको जो एक मैसेज दिया है वो बहुत गलत है। आप खुद देख रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी के रूप में आई, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। चाहे वो आयुर्वेद का चिकित्सक है, चाहे वो एलोपैथ का है, होम्योपैथ का है, या किसी और पैथी से है, नेचुरोपैथी, यूनानी, इतनी पैथीज़ हमारे यहाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल ही कहूँगा मैं, और कुछ कोशिशें जो पुराने मतलब तरीके थे, उनके हिसाब से धीरे 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 हम कहीं इस पर आए कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे इनका फ़ायदा होता है, और वो शायद आयुर्वेद भी कर रहा होगा अपनी तरफ से। लेकिन कभी भी हमने किसी भी चिकित्सा प्रणाली को लेकर सवाल नहीं उठाए। अगर कोई इमरजेंसी आज होती है किसी भी तरह की, किसी भी व्यक्ति को, तो वो सबसे पहले एलोपैथ के पास जाता है, वो आयुर्वेद के पास नहीं जाता। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इलाज लिया और उसका तुरंत समस्या का निदान। ये कहा जाता है कि आयुर्वेद और जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो बीमारी होने से रोकती हैं, लेकिन बीमारी होने के बाद एलोपैथी काम करती है। तो क्या कुछ ऐसा है क्या? रोकने की जहाँ तक बात है, उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम देखें, हम भी कहते हैं ये चीज़ें, शुरू से कहता आया हूँ, खासकर मैं तो हर अपने मरीज़ को जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं चूँकि सर्जन हूँ, मैं सर्जरी की ही बात एग्जांपल ज़्यादा दूंगा आपको। अगर मेडिसिन की बात करें, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिनको कहते हैं, या सांस की अस्थमा वगैरह हैं, इनमें से ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, हो क्या रहा है कि जितना हमारा विकास होता जा रहा है, उस विकास के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बिगड़ रहा है। ना हमारे सोने का वक्त है, ना खाने का वक्त है, ना। ये तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन उनका ये दावा है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका उनके पास तो इलाज है। जैसे वो थायराइड बता रहे हैं,
शुगर की बता रहे हैं, बीपी की बता रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट उन्होंने बताई है और गारंटीड इलाज की वो बात वो करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि क्या एलोपैथी के पास इन बीमारियों का स्थायी इलाज है? ये एक सफ़ेद झूठ है। आयुर्वेद में अगर वो ये क्लेम करते हैं कि किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज उनके पास है, तो वो एक सफ़ेद झूठ से बढ़कर कुछ नहीं है। आ जाएं, बहुत बड़ा रिसर्च हमने किया है और उसके पुख्ता प्रमाण उनके पास। बाबा रामदेव रिसर्चर कैसे हो गए? वो तो आयुर्वेद के ज्ञाता भी नहीं हैं। वो रिसर्च कहाँ से, वो रिसर्च कब से करने लग गए? बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग। कितने हज़ार की करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, डॉक्टर्स उनके पास होंगे, लेबोरेटरी उन्होंने बना रखी है। बेशक चाहे मुझे नहीं लगता कि उनके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है, लेकिन डिग्रीधारी कितने लोग उनके पास काम कर रहे हैं, तो उनका रिसर्च सामने आया होगा ना। रिसर्च के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। हर रिसर्च के पीछे एक डबल ब्लाइंड स्टडी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मालूम है, डबल ब्लाइंड स्टडी होती है जो हम एलोपैथी में करते हैं। डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति जिसको तकलीफ़ है वो और डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है, उसको क्या दवाई दी जा रही है, वो दवाई है या प्लेसिबो, यानी कि कोई भी दवाई नहीं है, सिर्फ एक मीठी गोली ही समझ लीजिए आप उसको, प्लेसिबो को, वो दी। ना तो उस व्यक्ति को जिसको बीमारी है उसको, ना डॉक्टर को ये पता होता है कि उसको दवाई दी गई है या प्लेसिबो दिया गया है। और उस व्यक्ति का मान लो अगर मैं 100, 200, 500 ऐसे लोगों का इलाज कर रहा हूँ जिनमें मुझे नहीं पता कि उसको दवाई दी गई है या प्लेसिबो दिया गया है, उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी रिकॉर्डिंग मैं करता जाता हूँ। और उसके बाद में जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है जिससे मैं नहीं जानता, मेरा कोई संबंध नहीं है, उसको ये पता है कि किसको दवाई दी गई, किसको दवाई नहीं दी गई। मेरे डेटा को कंपाइल करके जब मैं उसके सामने रखता हूँ तो वो व्यक्ति ये बताता था इसमें दवाई दी गई थी, इसमें दवाई नहीं दी गई, और उसको कंपेयर करके हम स्टडी को पूरा करते हैं। उससे ये हमें पता लगता है कि अमुक दवाई से फ़ायदा है या नहीं है। जब डबल ब्लाइंड स्टडी में ये आता है कि इस दवाई से फ़ायदा है, वो दवाई फिर आगे ट्रायल के लिए जाती है और फिर डिफरेंट स्टेजेस से निकल के वो फाइनल ट्रीटमेंट के लिए आती है। क्या बाबा रामदेव को डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब मालूम है? कभी आज तक उन्होंने बताया कि उन्होंने जितनी रिसर्च की या जितने काम किए उसमें कोई डबल ब्लाइंड स्टडी की है? मैं दावे के साथ कहता हूँ उन्होंने कोई भी स्टडी ऐसी नहीं की है जिसमें उनको मरीज़ को क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा है के बारे में ऐसी कोई स्टडी की हो। नहीं तो जितनी बीमारियों की वो बात कर रहे हैं, एक एक बीमारी को लेकर वो आ जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे साथ डिस्कस कर लें, मैं बता दूंगा कि कितनों की वो बीमारी की वो जो बात कर रहे हैं, ये एक सिर्फ अफवाह झूठी फैला के अपने बिजनेस को चमकाने का एक तरीका है बाबा का, जो वो शुरू से करते आए हैं। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल में देखा, ये तो आप मानेंगे कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, जब भी काढ़ा वाड़ा और बहुत सारी चीज़ें जो प्रचलन में हैं। लेकिन एलोपैथी के खिलाफ लोगों की नाराज़गी रही है। अस्पतालों पे आरोप लगे हैं, ओवर चार्जेस के आरोप लगे हैं, और इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो दवाइयाँ चलती थी, अब कह रहे हैं कि वो तो दवाइयाँ थी ही नहीं कोरोना के लिए। तो कहीं ना कहीं एलोपैथी के प्रति लोगों का विश्वास घटा है इस कोरोना काल में, ऐसा लगता है क्या? और रामदेव बाबा भी लगातार वो यही कह रहे हैं। विश्वास नहीं घटा है। अगर जितनी भी जानें आज बची हैं वो एलोपैथी की वजह से बची हैं। वो कोई आयुर्वेद का इलाज तो नहीं ले रहे थे और उसमें। कह रहे हैं कि जो इलाज हुआ है, जो घरों में जिन्होंने इलाज किया है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति से जो इन्होंने इलाज किया है, वो लोग ज़्यादा ठीक हुए हैं और मौतें ही अस्पताल में हुई हैं। ये भी गलत एक अफवाह फैलाई जा रही है। एलोपैथी में कभी भी हमने ये नहीं कहा कि सबको अस्पताल की ज़रूरत है या अस्पताल में इलाज करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, चाहे ICMR हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उनके आप पुराने और अभी के स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। उन्होंने हमेशा कहा है कि 90, और हम भी कहते रहे हैं
कि 90% लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही मेंटेन हो रहा है, आपको अगर बुखार है या थोड़ी बहुत खांसी है, आपको अगर ये सब कुछ सही चल रहा है तो आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। बुखार हुआ, बुखार की दवाई ले ली, खांसी है, खांसी के हिसाब से दवाई दे दी, तो 90% तो लोग अपने आप ठीक होंगे ही। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि ये सबको एलोपैथी, वो अगर ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे, कोई भी ट्रीटमेंट मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदिक और एलोपैथी, ऐसे भी कितने मरीज, कितने लोग हैं जिनको संक्रमण हुआ कोरोना का और वो ठीक हो गए, और उन्होंने जब अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाई तो पता लगा कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं। वो कहाँ से आ गई? उन्होंने तो कोई इलाज नहीं लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई। कहते हैं कि जब जो अगर इतना ही है एलोपैथी, इतनी ही अच्छी साइंस है, सब कुछ है, साइंस तो वो मान रहे हैं सर्जरी के मामले में, तो डॉक्टर अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहे? डॉक्टर बहुत सारे हैं जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। जो साइंस अपने आप को, जो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा सकता, वो मरीज़ को कैसे बचाएगा? ये भी कह रहे हैं वो लोग। यही तो है बाबा की खूबी। बात को कैसे घुमाना होता है, वो हमने कभी क्लेम नहीं किया कि इससे किसी डॉक्टर की मौत नहीं होगी। ये निर्भर करता है, अगर आप देखें सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो एक्सपोजर किसका होगा कोरोना से, वायरस से? वो व्यक्ति जो कोरोना के मरीज़ का इलाज कर रहा है। इलाज कौन कर रहा था? एलोपैथिक डॉक्टर। पीपी किट पहन के कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा भी ब्रीच उसमें हो जाता है और वो वायरस उसके शरीर में जाता है तो उसको तो इन्फेक्शन होगा ना। तो वो इन्फेक्शन डिपेंड फिर करता है कि उस डॉक्टर की उम्र क्या। अब तो वो उम्र सेकेंड वेव में वो भी ख़त्म हो गई। फिर उसको प्रॉब्लम क्या थी? क्या उसको शुगर थी, क्या उसको ब्लड प्रेशर था, क्या उसको अस्थमा की तकलीफ़ थी या हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके लिए क्या दवाइयाँ ले रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और जब वायरस उसके पास ज़्यादा गया, उसको अटैक हुआ, तो उसको बचाना कौन सा संभव है? नहीं है संभव। हमने कभी क्लेम नहीं किया। और नेचुरली डॉक्टर की डेथ इसीलिए हुई है क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना, और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ डॉक्टर, सारा हेल्थ केयर वर्कर, और हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की दिल्ली में अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली पुलिस, ऐसे ही एमसीडी के कर्मचारी, इतने न जाने, इवन आप लोग मीडिया के लोग जो जा के कवर करते रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कभी आपने किसी और को देखा है अस्पताल में? चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कभी आपने उनको देखा है कि उन्होंने जाके हॉस्पिटल्स के राउंड लिए हों या मरीजों को देखा हो? और एक व्यक्ति जो 24 घंटे, इस बात को तो बोलते हैं कि जो डॉक्टरों के प्रति बहुत सम्मान है, वो कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। एलोपैथी का और जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, झगड़ा पुराना है और चलता रहता है। हमारा कोई लेकिन झगड़ा नहीं है। हाँ। ये झगड़ा लाला रामदेव लेकिन का मैं खड़ा किया हुआ है, हमारा कभी झगड़ा नहीं रहा। हमने हमेशा कहा है कि आयुर्वेद बहुत अच्छी चिकित्सा प्रणाली है। हमने हमेशा कहा है, आज नहीं। मेरे कितने भी मरीजों को आप पूछिए, मैं कहता हूँ कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शायद आपको हो सकता है कि बेहतर दवाई मिले, अगर आप लेते हैं आयुर्वेद आप लीजिए। पर हो क्या रहा है, एक और समस्या है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस बयान से एक नया बखेड़ा शुरू हो जाए। मरीजों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मैं बीमार हुआ तो मुझे तुरंत फ़ायदा मिले, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो। सांस की तकलीफ़ है, जोड़ों का दर्द है, जैसे वो भी क्लेम करते हैं जोड़ों के दर्द का इलाज की और की, या कोई और बीमारी है। ओवर द पीरियड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आयुर्वेद में कोई भी चीज़ का असर आने में वक्त लगता है और वो बहुत अच्छा असर देती है। धीरे धीरे उसका चूँकि मरीज़ को तो रिजल्ट जल्दी चाहिए, उसमें कुछ, सभी नहीं बात कर रहा, कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने पुड़िया में एलोपैथी की दवाई भी पीस के मिला के देनी शुरू कर दी। और अनफॉर्चुनेटली उसमें सबसे ज़्यादा स्टेरॉयड की है, जो जोड़ों के दर्द और सांस की तकलीफ़ में देते थे और उनको मरीज़ को तुरंत इलाज फ़र्क पड़ता था। जबकि एलोपैथी के डॉक्टर को ये पता है कि कब स्टेरॉयड देना चाहिए और कब स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए, उनको नहीं पता है। वो तुरंत फ़ायदे के लिए स्टेरॉयड दे रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो आयुर्वेद नहीं, इसका मैं एग्जांपल, इसका मैं एक प्रूफ है मेरे पास। श्री राम सेंटर
दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 19 यूनिवर्सिटी रोड, श्री राम सेंटर, जो इन सब चीज़ों को, दवाइयों को और को चेक करता है। मैंने कितनी ही दवाइयाँ जो वैद्य द्वारा दी गई, खासकर जिनमें वो कहते थे हमें रिजल्ट मिले, मैंने वहाँ भेजी है और मुझे कहने में संकोच नहीं है। अगर मैंने 10 सैंपल भेजे हैं तो 10 के 10 सैंपल में स्टेरॉयड मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और हमारे यहाँ आप एक चक्कर लगाइए अपने किसी भी कॉलोनी, बहुत आप आयुर्वेद को देखेंगे, वो मेजॉरिटी एलोपैथिक मेडिसिन लिख रहे होंगे आज भी। आप प्रैक्टिस करिए ना, बहुत अच्छी पद्धति है, बिल्कुल अच्छी पद्धति है और इस पर नज़र भी रखी जाती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी टाइम टू टाइम पर ऐसे फेक डॉक्टरों के खिलाफ या वैद्य के खिलाफ भी शिकायत देती रही है। अभी प्रोटेस्ट भी किया था, सरकार भी उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। अभी IMA ने और दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी प्रोटेस्ट किया था कि सरकार इस पद्धति को एलोपैथी से ज़्यादा महत्व दे रही है। कुछ ऐसे जो ये सर्जरी करने का भी अधिकार है। मैं कह रहा हूँ करे, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो उसमें कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आपने एक सर्जरी की बात कही, मेरे को बताइए कौन से आयुर्वेद के कॉलेज में सर्जरी सिखाई जाती है, उनके पास ऑपरेशन थिएटर है और उनको सर्जरी करवाई जाती है, एक्सेप्ट 2-3 बीमारियों को अगर हम छोड़ दें, जिसमें जैसे फिस्चुला है, उसके लिए उनके पास क्षार सूत्र है जो वो करते रहे हैं। ऐसी कुछ बीमारियां, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन उनको 1 या 2 या कुछ बीमारियों का इलाज अगर वो सर्जिकल पद्धति जो सर्जरी हो रही है उसमें अगर वो ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब वो सर्जन तो नहीं हो गए। क्या वो हर्निया का इलाज कर लेंगे? क्या वो आंत फटी है उसका इलाज कर लेंगे? हैं? क्या वो गॉल स्टोन्स का, पित्त की थैली में पथरी है उसका इलाज कर लेंगे? जो उनको ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है और उनको अगर आज सरकार कहती है कि हम इनको सर्जन के बराबर ला के रखेंगे या इनको वो देंगे, तो प्रोटेस्ट करना हमारा सही है या हक है? आप बताइए। बिल्कुल हक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं होना चाहिए जो इस विवाद पे काम करे? अब जो मौजूदा मामला है, सरकार चुप है, एलोपैथी और आयुर्वेद आपस में भिड़े हुए हैं। नहीं लगता कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सबको अपनी अपनी हदें बतानी चाहिए, स्थिति कुछ क्लियर होनी चाहिए और मिलजुल के काम करे दोनों पैथी, ऐसा माहौल बने? मैं तो कहता हूँ दोनों नहीं, उसमें होम्योपैथी भी है, उसमें यूनानी भी है, नेचुरोपैथी है। सब अगर हम मिलके काम करें तो मेरे ख्याल से हम नागरिकों की सेवा अच्छे से कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ध्यान दें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऐसे कितने टाइम से ये सब रिसर्च और ये काम चल रहे हैं कि वो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक का भी, दवाइयों का और इवन योगा का भी अभ्यास मरीजों से करवा के और उनकी स्टडी कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। हमने तो आज तक ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट क्यों कर रहा है। अच्छी बात है, अगर हम इंटीग्रेटेड कोई काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। आपकी आपत्ति, नाराजगी लाला रामदेव से? जब कोई अनर्गल बयान देगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लाला रामदेव हो या कोई और हो, आप मेरे को एक सवाल, जब आपने ये किया तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या कोई योगी नहीं मरा इस कोरोना से? अगर हम देखें हमारे कितने श्रद्धेय महामंडलेश्वर, कितने योगी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साधना की है, जिन्होंने योग किया है और शायद बाबा रामदेव से अच्छे योगी हैं वो हैं, उनको भी तो हमने खोया है। हमें तकलीफ़ है इस बात की। अब काफ़ी लंबा हो जाएगा ये इंटरव्यू। बाबा रामदेव को क्या कहेंगे आप इस योग के बारे में? मेरे डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मैं उनसे सलाह दूंगा, वो अनर्गल बयान देने से अपने आप का परहेज़ करें। उनको सही मायने में अगर योगा की ज़रूरत है तो उनको अपने ज़ुबान के योगा की ज़रूरत है। अगर अपने वो ज़ुबान की योगा करके उसको कंट्रोल में कर लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और मेरी उनसे निवेदन है, क्योंकि उन्होंने एक बार, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार, अगर आप पुराने उनके देखें वीडियो, वो कहा करते थे कि हर्निया को दवाइयों से, योगा से ठीक कर देता हूँ, और मैंने बहुत हर्निया के केसेस योगा से ठीक किए हैं। उस वक्त
मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा था, बाबा जी आपने कितने ठीक किए? उनका बहुत सारे योगा से ठीक किए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको 10 मरीज़ देता हूँ, आप 10 में से एक मरीज़ हर्निया का ठीक करके दिखा दीजिए, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के आपका चेला बन जाऊँगा। उस दिन के बाद से आज तक के आप देख लीजिए, बाबा कहते हैं हर्निया योगा से ठीक नहीं हो सकता। इवन कुछ ऐसे योगा की हैं जिनमें पेट पर दबाव पड़ता है, आप ये योग ना करें वरना हर्निया बढ़ जाएगा। क्यों बाबा जी पहले गलत बातें करते थे, लोगों को गलत मैसेज देते थे? मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलतियां की हैं। हो क्या रहा है, अब अगर वो क्षमा भी मांगते हैं तो उसके साथ एक दो चीज़ें और नमक मिर्च लगा के ऐसी छोड़ देते हैं कि फिर वहीं घूम के आ जाते हैं कि एलोपैथ वालों को तकलीफ़ होती है। हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, ना हम करते हैं ना हम करेंगे। बाबा को लगता है इसके पीछे भी, इस विवाद के पीछे भी कोई एजेंडा उनका? व्यापार सबको पता है, वो व्यापारी है, योगी नहीं है। उसको अपने भगवा कपड़े हटा देने चाहिए। बालकृष्ण को सफ़ेद कपड़े हटा देने चाहिए। वो योगी नहीं है, भोगी हैं। वो भोग रहे हैं पैसों का सुख। इतने पैसे उन्होंने बटोर लिए हैं और बटोरे जा रहे हैं। उन पैसों के बल पर वो लोगों को खरीद रहे हैं और वो दिखा ये रहे हैं। उनके पास आज लाखों करोड़ों के उनके वो हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उस पावर गेम में इस वक्त लिप्त हैं और कुछ नहीं है। वो अगर योगी होते तो योगी तो उनसे अच्छे अच्छे इतने हो रहे हैं, कभी आपने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी है। और हम उनको सादर प्रणाम करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाबा नहीं है, ये लाला रामदेव और बिजनेसमैन है। तो बिल्कुल ये थे सुभाष अग्रवाल जी, जाने माने चिकित्सक हैं दिल्ली के। इन्होंने बाबा रामदेव की नीयत और काबिलियत पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये नाराज़गी भी जाहिर की इस बात को लेकर के। बेशक बाबा रामदेव डॉक्टरों के प्रति कुछ नरम रुख अपनाते दिख रहे हों, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा एलोपैथी को लेकर के और इस सारी चिकित्सा पद्धति को लेकर, उससे चिकित्सा जगत के तमाम जो डॉक्टर हैं वो बहुत नाराज़ हैं। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।